नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम चर्चा करेंगे हर बार की तरह एक नए विषय पर और आज का विषय होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी एंटी करप्शन से संबंधित कानूनी मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री राम शर्मा, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं, लोक आयुक्त संगठन की डिविजनल विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन एवं मनरेगा के लोकपाल रह चुके हैं। सर, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। दर्शकों को ये याद दिला दें कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और एंटी करप्शन से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको आज हम टेलीफोन के माध्यम से दे सकेंगे। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमको फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये एक बहुत अच्छा विषय है जो कहीं ना कहीं हम सभी करप्शन का शिकार होते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार हमने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन उसकी कंप्लेंट कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या पनिशमेंट्स होती हैं उन लोगों के लिए जो कि करप्शन का हिस्सा होते हैं और किस तरह से उसका जुडिशियल और कोर्ट ट्रायल चलता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि करप्शन को रोकने के लिए हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं और क्या कर सकते हैं हमारे दर्शक अगर इस वक्त देख रहे हैं आपसे ये जानकर कि वो अगर करप्शन कहीं ऑब्जर्व करते हैं तो वो किस तरह से न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। हमारे देश में करप्शन को रोकने के लिए और जो करप्शन करते हैं उनको दंडित करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बना हुआ है जी। इस एक्ट में जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट करप्शन की परिभाषा में आते हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में बताया गया है। जैसे इसका सेक्शन 7 जी। सेक्शन 7 इस बात के लिए है कि जो अपने पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल एक्ट से किसी का फेवर करने के लिए या अपना एक्ट न करके उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए यदि किसी से कोई अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए सहमत होता है, अटेम्प्ट करता है या लेता है, तो उसका ये एक्ट करप्शन की परिभाषा में आ जाता है। और ऐसे एक्ट के लिए उसे यदि कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के कारावास की सज़ा हो सकती है। ये दंड का प्रावधान है। इस तरह के अपराध के लिए यदि किसी से कोई ऐसी मांग करता है या कोई किसी चीज़ काम को करने के लिए सहमत हो जाता है, जैसे आप आए दिन देखते होंगे कि साहब वो पटवारी साहब ने हमारा वो नामांतरण करने के लिए इतने रुपए मांगे हैं। जी, जी, जी। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि कौन झगड़े टंटे में पड़े उसको दे दिए और दे करके उसको आम बात मान के करा लिया। जी, जी, जी। कुछ जो समझदार लोग हैं उनको ये लगता है कि नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी शिकायत करते हैं। शिकायत करके फिर उसे ट्रैप कराते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ लोकायुक्त संगठन है। लोकायुक्त संगठन में लोकायुक्त पुलिस है और डिवीज़न में एक एसपी लोकायुक्त की पोस्ट है। उनके यहाँ जा कर के आप अपनी शिकायत बता सकते हैं। वो यदि ये मानते हैं कि आपके पास प्राइमा फेसी इस बात के लिए कोई प्रूफ है, ये बताने के लिए टेप, जैसे आजकल तो मोबाइल से टेप कर लेते हैं वार्तालाप, ये दिखा देते हैं कि साहब ये देखिए इसमें मोबाइल में वो डिमांड कर रहा है हमसे। आपको इंटरप्ट करूंगी सर, टेलीफोन के माध्यम से हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनको आंसर करें पहले जी। फिर इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। हम स्वागत करते हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी का बाराबांकी से। जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबांकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि करप्शन को रोकने के लिए ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी नहीं होती कि इसको रोकने के लिए आदमी को कहाँ जाना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए, जिससे इससे जो है लगाम लगाया जा सके। जी, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। हाँ, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मैं आपको बताऊं, मैं मनरेगा का लोकपाल भी रहा हूं। जैसे मनरेगा की मजदूरी के पैसों को वो सरपंच और ये पंचायत सचिव किस तरह से खाते हैं, ये मेरे सामने कुछ शिकायतें आई थी। इनकी शिकायतों के लिए भी वही तरीका है कि या तो आपको इस बात की जानकारी हो कि इसके लिए कहाँ कौन सी एजेंसी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत से संबंधित हैं, उनको अब यूपी का तो मुझे इसका जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो लोकायुक्त संगठन में इसकी शिकायतें होती हैं। या तो सीधे लोकायुक्त ऑफिस को, या जो डिविजनल विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं उनको,
या एसपी लोकायुक्त को शिकायत भेजते हैं तो फिर वो शिकायत लोकायुक्त ऑफिस परीक्षण के लिए जाती है, फिर वहाँ से जांच होती है। या एसपी लोकायुक्त के सामने प्राइमा फेसाई हमको ये बता देते हैं कि साहब ये हमसे डिमांड हुई है और हम उसे ट्रैप कराना चाहते हैं, तो वो ट्रैप करने के लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। और फिर वो जैसे ही वहाँ जा कर के, जैसे यहाँ तरीका ये है ट्रैप कराने का कि उस पर एक पाउडर केमिकल लगाया जाता है नोट पर, और वो नोट जब उसको दिए जाते हैं और जब वो ट्रैप करके उसके पोजेशन से नोट बरामद किए जाते हैं, तो उसको जब वो धोते हैं उस नोट को, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये वही नोट है जो दिया गया था, और ये नोट इसने अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन के रूप में दिस इज इससे वेरी लिया, इंटरेस्टिंग। और वो उसका आधी एविडेंस वहीं कलेक्ट हो जाती है मौके पर ही उसकी जी ट्रैप के जी सामने। जी 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 तो ये सारे तरीके होते हैं। आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिल गया होगा नंद स्वरूप मिश्रा जी। एक और फ़ोन कॉल हमारे पास है प्रदीप साहू जी भोपाल से। हेलो। हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से। जी डॉक्टर साहब जी, आप सभी को 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए भी थैंक यू सो मच। जी सवाल पूछिए। जी मैं श्री राम शर्मा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि करप्शन या भ्रष्टाचार की सही परिभाषा क्या है? करप्शन या भ्रष्टाचार की सही परिभाषा क्या है? क्योंकि क्या है, आप बड़े बड़े करप्शन के लिए तो आपकी कोर्ट चला जाएगा, लेकिन तो छोटे छोटे करप्शन हो रहे हैं, कई सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई छोटी सी फाइल अटकी हुई, उसके 100 रुपए 200 रुपए मांगते हैं, और हर आदमी ये इससे पीड़ित है, तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, अपना 200 रुपए खर्च करके आ जाता है। क्योंकि शुरुआत यही से होती है, पहले छोटा करप्शन होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो का बड़ा रूप ले लेता है और समाज के लिए एक विषैला वो साबित होने लगता है। तो इसके लिए क्या करें? पहले तो करप्शन को परिभाषित कीजिए। करप्शन को परिभाषित करने के लिए इसमें अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हुई हैं। जी जैसे अभी आपने बताया 100-200 रुपए वाली शिकायत, तो ये सेक्शन 7 में आती है, अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन। अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन, ये अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। और एक इस तरह के जो काम कराने के लिए किसी को वैल्यूएबल चीज़ दी जाती हैं। जैसे अपना फेवर कराने के लिए पता चला कि भाई हमारा टैक्स का मामला यहाँ जाएगा, तो सेंट्रल एक्साइज वालों के यहाँ आप देखते होंगे दिवाली होली त्योहारों पर भीड़ लगी रहती है। जी वो वैल्यूएबल थिंग्स दी जाती हैं उनका, इस चीज़ के लिए कि ये इन चीज़ों से हमारा फेवर होगा। और ये जहाँ तक आपका प्रश्न था छोटी इसके लिए, तो ये इस तरह के लिए सेक्शन 7 है उसका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। इसमें आप अपनी शिकायत पहले उससे, ये जो मांगने वाला है उससे ये एग्री करा लें उसे कि वो तैयार हो रहा है लेने के लिए। हाँ। और फिर शिकायत करा करके एसपी लोकायुक्त के यहाँ उसका ट्रैप का अरेंजमेंट करके वो हाल के हाल ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैप में ट्रायल भी जल्दी हो जाती है, और ट्रैप में एविडेंस का कलेक्शन भी जल्दी हो जाता है, और उसका निदान भी जल्दी हो जाता है। जी जी ये तो हुई इसका छोटा अपराध। जी और बाकी जो बड़े अपराध हैं उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 है। धारा 13। हाँ, उसमें धारा 13 में तरह तरह से इसको दिया गया है कि जैसे कोई हैबिचुअल है अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए, वो दिया हुआ है। कोई अपने पोजीशन का मिसयूज करके, पोजीशन का मिसयूज करके, जैसे आपने बताया कि वो सर्टिफिकेट लेना है, वो पोजीशन का मिसयूज हो गया, उसके लिए सेक्शन 13 दिया हुआ है। किसी पे बीइंग पब्लिक सर्वेंट कोई पब्लिक मनी है उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर ले, तो वो उसके लिए अलग है वो। और एक मिसयूज ऑफ पावर, और अपना उसका मिसयूज करके जो मतलब बड़े बड़े घोटाले करते हैं, उसमें 13(1)D जुड़ी हुई है। उसमें तरह तरह से रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके, या ना सिर्फ गवर्नमेंट, इनफैक्ट हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो कॉरपोरेशन है ना, जो गवर्नमेंट से एडेड हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो सब इसके उसमें आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था इवन मैं आपको बताऊं कि जैसे कोर्ट ने भी किसी को कमिश्नर नियुक्त किया है जांच रिपोर्ट के लिए, वो कोर्ट कमिश्नर यदि कोर्ट के आदेश से फीस लेगा, वो भी यदि कुछ अपनी जांच रिपोर्ट के लिए हेरा फेरी करेगा, तो वो भी इसके ग्रुप में आ जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज ही हैज बीन असाइंड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। वो क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी, मतलब पब्लिक ड्यूटी का वो होना चाहिए एक्ट इसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर साहू भोपाल से आपने हमें कॉल किया था, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। सर जैसे जनरली क्या होता है, इनका भी सवाल बहुत हद तक इसी तरह का था
कि आपने हमको सेक्शन वाइज बताया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंप्लेंट की जा सकती है। जब ये मैटर कोर्ट में चलता है तो ये ट्रायल में कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स होते हैं और कितना टाइम लगता है निष्कर्ष तक, या क्या ऐसी कोई टाइमलाइन भी डिसाइड की हुई है एक्ट में कि कितने टाइम तक ये ट्रायल चलेगा? ये इस तरह के केसेज के लिए हर ज़िले में एक स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है जी। उस स्पेशल कोर्ट में ही वो मामला जाता है। अपने यहाँ प्रदेश में 2 एजेंसी हैं, एक आर्थिक अपराध ब्यूरो जी और एक लोकायुक्त संगठन। जी। तो आर्थिक अपराध ब्यूरो में तो वो बड़े बड़े आर्थिक घोटाले के केस हाँ, होते हैं, जी, उनके यहाँ ट्रैप का नहीं होता। हाँ, और लोकायुक्त संगठन सभी करप्शन के मामलों को डील करती है। जी जी जी। तो ये इनके यहाँ पहले जैसे कोई शिकायत आई तो हाँ। उसकी प्रारंभिक जांच कराते हैं, ये तस्दीक करने के लिए कि इस शिकायत में प्राइमा फेसाई कुछ दम है या नहीं। ज़्यादातर केस में जी जी। प्रारंभिक जांच के बाद फिर लोकायुक्त संगठन में जो लीगल एडवाइजर हैं वो परीक्षण करते हैं और फिर लोकायुक्त का जो थाना बना हुआ है उसमें अपराध पंजीबद्ध होकर के इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होकर के जब ये एविडेंस के जरिए हो जाता है कि हाँ ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट अपराध की परिभाषा में आता है, तो स्पेशल जज के यहाँ वो केस चालान पेश होता है। और फिर जैसे वारंट ट्रायल सीआरपीसी में प्रोविजन है, वारंट ट्रायल की तरह जैसे पहले चार्ज लगा, फिर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हुई, फिर डिफेंस आई और फिर इस तरह से इसका ट्रायल चलती है जी। हालांकि इसमें एक्ट में डे टू डे ट्रायल चलाने का है, लेकिन फिर भी कई व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ हैं वो जज को ऐसी स्थिति में ले आती हैं कि डे टू डे ट्रायल नहीं हो पाती। कई कारण हैं, या तो कोर्ट में पेंडेंसी ज़्यादा हो, या फिर कुछ ऐसे न्यूसेंस वाले कई तत्व होते हैं, कई तरह की न्यूसेंस होती हैं जिनको मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता। जी जी। तो कुछ न्यूसेंस ऐसी होती हैं कि उनकी वजह से भी जज डे टू डे ट्रायल नहीं चलाना चाहता। और आप चाहें तो मैं इसमें अपना, चूंकि मैं भी स्पेशल जज रहा हूँ इंदौर में, एक शेयर भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपसे मैं यही अनुरोध करने वाली थी कि आपका इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है, आप स्पेशल जज इंदौर और ग्वालियर में रह चुके हैं। जी। तो अगर कोई ऐसा अनुभव अगर आप हमारे दर्शकों के लिए हमारे साथ साझा करना चाहें दूरदर्शन के माध्यम से। तो अब मैं आपको कोर्ट का ये बताऊँ आपको कि किस तरह से न्यूसेंस होती हैं। एक डीएसपी के खिलाफ मेरे यहाँ मामला चल रहा था जी। उसने किसी को सिपाही की पोस्ट पर भर्ती कराने के लिए पैसे ले लिए थे जी। और जब उसे ये पता चला कि यहाँ डे टू डे ट्रायल चल के उसे पता था कन्विक्शन हो जाएगा, इतनी एविडेंस है। हाँ। वो ये चाहता था कि ट्रायल जितनी डिले हो उतना अच्छा है। तो वो 2-3 बार कोर्ट में आया नहीं, चार्ज लगने की स्टेज पे वकील के जरिए हाजिरी माफ़ कराता रहा। फिर मैंने जब ये समझ लिया कि ये ट्रायल चलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है, तो मैंने उसकी हाजिरी माफ़ नहीं की और उसका एब्सेंट मान के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। तो फिर वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी जब राहत नहीं मिली उसे, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आप कोर्ट में ट्रायल में उपस्थित रहें, क्योंकि ऐसे डिफ़ॉल्टर्स के लिए एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न भी नहीं है। तो फिर या तो उसके वकील साहब ने उसे समझाया हो या किसी और ने समझाया हो, उसने अपनी पत्नी के नाम से मेरी एक शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ एमपी को शिकायत की कि ये मेरे पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ये डे टू डे केस चला करके उसे सज़ा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और ये हमारे परिवार को बिल्कुल पूरी तरह त्रस्त करने के लिए हैं और मेरा पति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, इनके खिलाफ हमें केस चलाने की अनुमति दी जाए। और उसकी एक कॉपी मुझे भेजी उस शिकायत की, मुझे डराने के लिए। और जब अगली तारीख पे मैं वो मेरे कोर्ट में अपीयर हुआ और मैंने कहा मैं आज ही चार्ज लगाऊंगा। तो फिर वो वकील साहब ने कहा कि साहब वो एक कॉपी आई होगी आपके पास, मतलब ये बताने के लिए कि ये आपके खिलाफ कहाँ तक जा सकते हैं। मैंने कि मैं कहीं भी कमज़ोर नहीं हूँ, आज से ही ट्रायल शुरू। चार्ज लगा करके एविडेंस के लिए 8 दिन बाद की तारीख फिक्स कर दी और मैंने ये साबित कर दिया कि कोर्ट के सामने ये हरकतें नहीं चलती, तब डे टू डे ट्रायल चला पाया था मैं। अन्यथा ऐसी न्यूसेंस से कुछ लोग ये हैं कि क्यों ज़्यादा झगड़ा बढ़ाया जाए या क्यों झंझट में पढ़ाया जाए, इस तरह की न्यूसेंस भी होती है। जी जी जी। आपकी बात से सर हमें ये सीखने मिला और आई होप कि हमारे दर्शक भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अगर आप कमज़ोर हैं तो ही आप करप्शन को एंटरटेन करते हैं,
बट अगर आप अपने पार्ट पे बिल्कुल सही हैं और कोई आपसे किसी भी तरह का अंडर डेस्क मनी या किसी भी तरह का कुछ भी एक्सपेक्ट करता है आउट ऑफ वे जाकर, तो ही आप उसको एनकरेज करिए। अदरवाइज़ अगर आप अपने पार्ट पर अप्रोप्रिएट हैं तो आप बोल्डली आगे बढ़ सकते हैं और एज़ पर रूल्स, एज़ पर लॉ जो भी कुछ है उसमें किसी भी तरह आपका 100% राइट है, आप उसको किसी भी तरह डिविएट नहीं हो सकते। जो आपको चाहिए वो राइटफुली आप आगे आके ज़रूर लीजिए। सर इसी के साथ में अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जो करप्शन से संबंधित अपराध होते हैं उनमें किस तरह के पीनल प्रोविजंस हैं, उनको किस तरह की सज़ा मिलती है, क्योंकि जो करप्शन की शिकायत करने की बात हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसी के पैरेलल में हम ये भी उनको बताना चाहते हैं कि जो करप्शन कर रहे हैं उन्हें क्यों इससे परे रहना चाहिए, क्यों नहीं करप्शन करना चाहिए, उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ उन पे, उनकी फैमिली और सोसाइटी पे आ सकते हैं। देखिए, करप्शन दो तरह से होते हैं जी। एक तो कुछ कर्मचारी, आज भौतिकवादी युग है, हर कर्मचारी चाहता है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही स्कूल में पढ़े। वो भी ये चाहता है मेरा परिवार भी वेल ऑफ, मतलब उसी तरह की खुशहाली में रहे जैसे और लोग रहते हैं। तो ये छोटे कर्मचारी कुछ हैं इस तरह की मेंटलिटी के कि जो मतलब बराबरी कंपैरिजन करके इन सब चीज़ों का एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो तो इस इंटेंशन से करते हैं कि भाई हमारा परिवार भी खुशहाल रहे। जबकि मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन वो ऐसा कर्मचारी पकड़ में आ जाएगा, जिस दिन कानूनी ग्रिप में आ जाएगा, तो वो पूरे उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की भौतिकता में या इस तरह के वो इससे दूर रहें, बल्कि बेहतर ये है कि अपनी ईमानदारी से ही जितना बन पड़े उतना करें। अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि मैं तुमको अपनी मेहनत से परवरिश कर रहा हूँ। तो ये छोटे कर्मचारी कुछ तो इस मजबूरी में पढ़ करके करप्शन करते हैं कि मैं ही अपने बच्चे को क्यों ना पढ़ाऊँ, मैं कुछ भी करूँ जैसे और लोग कर रहे हैं। कुछ इस बराबरी से करते हैं जी। कुछ का ये है कि कुछ का परिवार ही उनको कंपेल करता है। उनके परिवार वाले ही कहते हैं कि देखो अपना पड़ोसी कितने उस ठाट-बाट से रह रहा है, से कंपेयर करते हैं, तुम भी इस तरह की नौकरी में तुम क्यों इस तरह से नहीं करते। जी, जी, जी। कुछ लोग इस तरह के उसमें आकर के जुड़ जाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि अपने ऊपर वालों को ये देखते हैं कि ऊपर वाला साहब, ऊपर वाला बॉस इस तरह से कर रहा है तो तू क्यों पीछे हटे। सही बात। तो ये कई परिस्थितियां हैं जिनमें ये कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी अपनी सोच कहीं भी डेविएट हो जाती है, वो इस तरह से फिसल जाते हैं। मेरा अपना ये कहना है कि इन सब चीज़ों से यदि बचे तो अच्छा है। कभी बुरा वक्त आने पर जब कानूनी ग्रिप में आ जाता है तो आदमी कहीं का नहीं रहता, फिर बिल्कुल उसकी जॉब भी चली जाती है, जॉब भी चली जाती है, उसकी रेपुटेशन भी चली जाती है, उसका परिवार भी फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन के सामने हाँ, एक बहुत नेक्स्ट गलत जनरेशन के सामने एक दाग धब्बा लग जाता है परिवार के। उसके बच्चों की शादी ब्याह तक में दिक्कतें आने लगती हैं कि इनके तो पूर्वज इस तरह के थे, उनका तो एक्ट इस तरह का था, पूरा उसका सब कुछ इस तरह से हो जाता है कि जितना कमाता नहीं है उतने से ज़्यादा चला जाता है। जी, जी, जी। और सर जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं, जैसा आपने भी जिक्र भी किया कि लोग अपने आप को पड़ोसियों से कंपेयर करते हैं। ना सिर्फ पड़ोसी, अगर हम सोसाइटी में किसी के भी पास देखें, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या उसकी नौकरी से वो जितना अर्न करता है, अगर उससे कहीं ज़्यादा अगर वो ओन कर रहा है या वो बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा है या बहुत बड़े घर में रह रहा है या उसके घर का इंटीरियर बहुत लैविश है लेकिन उसकी सर्विस उसको इतना नहीं पे आउट देती है, तो सर ऐसे में क्या कोई आम नागरिक किसी की कंप्लेंट कर सकता है, कहाँ और कैसे? बिल्कुल कर सकता है। ये इस तरह का अपराध बनता है कि बहुत से लोग उनकी जो नॉन सोर्स से इनकम है उससे ऐसा नहीं कर सकते। वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि इसने कहीं से दूसरे तरीके से जी धन इकट्ठा करके ये सब कुछ किया है। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(e) जी अनुपातहीन संपत्ति, जी, जी, जी। उसमें कोई भी शिकायत कर सकता है कि भाई इसके पास ये इस तरह की नौकरी है, इसको इतना वेतन मिलता है लेकिन फिर भी इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहले तो उसकी प्रारंभिक जांच होती है। ये जांच करते हैं कि वास्तव में जो जो चीज़ बताई गई है वो मकान या वो प्रॉपर्टी वो ऑक्यूपाई इन चीज़ों को किए हुए है या नहीं। यदि प्रारंभिक जांच में ऐसी चीज़ आ जाती हैं तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है संबंधित थाने में। जी। जैसे लोकायुक्त एजेंसी जांच करेगी तो उनके थाने में,
आर्थिक अपराध ब्यूरो जांच करेगी तो उनके उनके थाने। थाने में। फिर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस का कलेक्शन होता है, और एविडेंस का कलेक्शन होने के बाद जब ये दिखने लगता है कि इतनी तो इसकी आमदनी थी, इस पीरियड में इतनी नौकरी में इतना तो वेतन मिला, हाँ। और इतने की प्रॉपर्टी है, तो फिर उससे स्पष्टीकरण लिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास इतनी आमदनी थी और इतनी प्रॉपर्टी, अब आप स्पष्ट करो कि आपके पास ये कहाँ से हुई। तो और जब वो स्पष्टीकरण, वो भी स्पष्टीकरण मतलब लीगली जस्टिफाइड होना चाहिए। यदि वो लीगली जस्टिफाइड नहीं होगा तो ये प्रिजम्पशन निकाला जाएगा, उस प्रिजम्पशन से ये प्रूव हो जाएगा कि ये संपत्ति इसने भ्रष्टाचार करके, पद का दुरुपयोग करके ये इस तरह से अर्जित की है, तो ये फिर अपराध हो जाएगा। और इसमें फिर एक प्रोविजन और भी है उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन के लिए भी। जी। अब प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन के लिए भी एमपी गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट एक्ट में सन 2011 में बनाया है, और ये 2012 से प्रभावशील हुआ है। जितनी प्रॉपर्टी उसमें पाई जाएगी अनुपातहीन संपत्ति, उसके लिए जो गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करेगी वो स्पेशल कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे। उस कंप्लेंट पे से फिर उसको स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहाँ भी यदि वो स्पष्टीकरण से जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसके लिए 6 महीने का समय है, 6 महीने में ये कंक्लूड हो जाता है। और जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये इतनी संपत्ति अनुपातहीन है जो इसके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा है, हाँ, तो वो कन्फिस्केट हो जाएगी, वो राजसात होकर के प्रॉपर्टी भी चली जाएगी उसके पास। जी। तो ये बहुत ही मतलब इंटेंस पनिशमेंट्स हैं। हाँ। तो सर जैसे भी आपने मध्य प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली बोला कि प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी, तो क्या ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट का अपना एक अलग इसमें चलता है? इसमें हर स्टेट अपनी तरीके से कानून बना सकती है। तो ये एमपी गवर्नमेंट ने इसको बहुत वो इफेक्टिव करने के लिए कि इस तरह के अपराध ना हों, और कम से कम जो इस तरह के अपराध से प्रॉपर्टी अर्जित की गई है जी, उस प्रॉपर्टी को तो उसके हाथ से निकाल के सरकार को दे दिया जाए। इसके लिए ये प्रोविज़न बनाया है कि कम से कम वो, क्योंकि ये अपराध की ट्रायल तो ज़्यादा दिन तक चलती है, फिर उसमें अपील भी होती है, फिर उसमें लॉन्ग टाइम लगता है। हालांकि इसमें एक प्रोविज़न एक्ट में अलग दिया हुआ था इस तरह के अपराध के लिए कि जितनी प्रॉपर्टी अनुपातहीन उसके प्रूव हो उसके खिलाफ, उतना पनिशमेंट मतलब जुर्माना भी कर दिया जाए। लेकिन जुर्माने में भी तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो इसलिए फिर ये अलग से एक्ट बना करके ये प्रावधान किया गया कि 6 महीने में इस तरह का वो करके कम से कम वो प्रॉपर्टी तो उससे ले ली जाए राजसात करके, जो उसने इस तरह से ऑक्यूपाई की। ये एक बातों का सारांश ये है कि करप्शन से दूर ही रहें तो बेहतर है। इसी के साथ सर जैसे मैंने आपसे सवाल भी पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो भी कोई ईओडब्ल्यू के या लोकायुक्त के पास ये जानकारी देते हैं कि वो देख रहे हैं कि इम्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी कोई ओन कर रहा है, तो क्या उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता या ये रिवील किया जाता है कि ये कंप्लेंट उन्हीं ने की है? नहीं, उसकी आइडेंटिटी को रिवील तो नहीं करते, लेकिन प्रारंभिक जांच में यदि इतना आ जाता है कि जैसा वो बता रहा है उसके जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट सही हैं, तो फिर उसके ऊपर ये भार नहीं रहता कि वही अंत तक प्रूव करे। हाँ, करे। फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को ले लेती है, वो अपने तरीके से, क्योंकि वो स्टेट का लॉस हो रहा है। जी। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी एविडेंस कलेक्ट करके वो जिम्मेदारी प्रूव करने की अपने ऊपर ले लेती है। और जब ये कंप्लेंट वो मतलब रियलाइज़ कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेंट की है ये बहुत अप्रोप्रिएट है और इसे परस्यू करना चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने वो कंप्लेंट या ध्यान आकर्षित किया है ऐसे किसी एक्ट के लिए, तो क्या उसको गवर्नमेंट या किसी भी प्रोविज़न के अंतर्गत उन्हें कुछ अवार्ड भी किया जाता है? अभी अवार्ड का कोई प्रोविज़न नहीं बना है। यदि अवार्ड का प्रोविज़न बन जाए तो हो सकता है कि कुछ और इस तरह के केस सामने आने लगे। जी, बन जाएगा तो ठीक ही रहेगा, लेकिन अवार्ड का प्रोविज़न नहीं बना है। जी। अभी तो उसके लिए इतना ही है कि उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके ऊपर मतलब प्रारंभिक जांच में ये देख लेते हैं कि फैक्ट्स ठीक हैं, तो वो एक तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है। प्रूव करने का पूरा जिम्मा फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने ऊपर ले लेती है। जी। बस इसी नोट पर हम आज के इस अंक को यहाँ संपन्न करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में हमारे सभी दर्शकों को और हमें एनलाइटन किया। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए, हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।